कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है कच्ची उम्र का प्यार भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा अभिषेक और पायल वृंदावन बंगले पर पहुंचने के बाद वहां सारी व्यवस्था कर वापस दिल्ली आ जाते हैं। वृंदावन से आने के बाद अभिषेक और परी मॉल में घूमने के लिए जाते हैं। घूम कर आने के बाद बंगले में पहुंचने के बाद पायल ने देखा कि सरिता जी जोर जोर से रो रही थी और पायल ने जैसे ही अभिषेक को बुलाना चाहा, अभिषेक तुरंत ही वहां जाता है और सरिता जी से पूछता है, आखिर क्या हुआ जो आप इतना रो रही हैं। लेकिन सरिता जी उसे बिना कुछ बताए उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। अब आगे सरिता अभिषेक के पास आकर उसे तड़ातड़ मारने लगती है। अभिषेक ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वह सिर्फ यह पूछता रहा कि आखिर बात क्या है। इस तरह मारने से आपके हाथ में चोट आ जाएगी। जब सरिता मारते मारते थक गई तो उसने पूछा कि मैंने तुम्हें वृंदावन इश्क लड़ाने के लिए भेजा था क्या। अभिषेक ने कहा, नहीं मैडम, आपको किसी ने गलत सूचना दी है। सरिता ने मोबाइल पर उसका और पायल का वह कार वाला वीडियो दिखाकर पूछा कि यह वीडियो तो झूठ नहीं बोल सकता है। अभिषेक वह वीडियो देखता है। वह वीडियो वायरल हो गया है। उसके मिलियन व्यूज हो गए हैं। उस वीडियो पर कैप्शन भी लिखे हुए हैं जैसे कार में रोमांस, बस कर भाई, सारा प्यार एक ही दिन में उड़ेल देगा क्या, और जा भाई घर जाकर प्यार कर। सरिता पूछती है कि अब भी सफाई में कुछ कहना चाहते हो क्या। अभिषेक ने झुककर सरिता के पैर पकड़ लिए और कहा कि माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह पायल की आंख में कचरा चला गया था। मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा था तो मैं बहक गया। पर मैं आपको वचन देता हूँ, आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज आप कोई भी गलत एक्शन मत लीजिए। मेरी जिंदगी आपकी थी और हमेशा रहेगी। मैं आज के बाद पायल की तरफ नजर भी नहीं उठाऊंगा। प्लीज माफ कर दीजिए ना। आप जो भी कहेंगी मैं चुपचाप उसे मानूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। पायल रोते हुए अपने कमरे में आ गई। वह अभिषेक का यह रूप देखकर हैरान हो गई कि पैसों के लिए अभिषेक इतना गिर सकता है। सरिता ने उसे इतना मारा लेकिन उसने विरोध करना तो दूर, उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की और उल्टा सरिता से पूछ रहा था कि उन्हें चोट तो नहीं आई। उसे अपने प्यार से नफरत हो गई कि उसने अभिषेक जैसे घटिया इंसान से प्यार किया। उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि भगवान, आपने मुझे समय से अभिषेक की सच्चाई से वाकिफ करवा दिया, वरना मैं तो पूरी तरह से उसके प्यार के जाल में उलझ चुकी थी। उसका मूड बहुत खराब हो गया। उसने ड्रेस भी चेंज नहीं किया और पलंग पर पड़ गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने निर्णय लिया कि वह अब अभिषेक से दूर ही रहेगी और दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करेगी। जैसे ही कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वह अभिषेक से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने बाहर देखा तो सूरज सर पर चढ़ गया। उसने घड़ी पर नजर डाली, 9 बजे हैं। 10 बजे ऑफिस में पूजा है, इसलिए फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। बाहर अभिषेक कार लेकर खड़ा है। पायल ने उसे अनदेखा किया और टैक्सी लेकर ऑफिस चली गई। अभिषेक कार लेकर उसके पीछे पीछे ऑफिस पहुंचा। ऑफिस से घर आने के बाद वह इस डर से बाहर नहीं निकली कि कहीं अभिषेक से उसका सामना ना हो जाए। अगले दिन शाम को सरिता ने अपने बेटे विक्रम के लिए एक पार्टी रखी जिसमें उनके ऑफिस के सभी एम्प्लॉय शामिल हुए, तो पायल को भी पार्टी में जाना पड़ा। वह पूरी पार्टी में अभिषेक से दूर दूर ही रही। पार्टी विक्रम के जन्मदिन के अवसर पर दी गई और उसे आज कंपनी और समस्त संपत्ति का वारिस घोषित कर दिया गया था। विक्रम एकदम अय्यास किस्म का युवक है। पार्टी में शामिल सभी लड़कियों को परेशान कर रहा था। सरिता ने उसे अलग ले जाकर समझाया लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने शराब भी बहुत अधिक पी ली और वह नशे में वाहियात हरकतें करने लगा। सरिता ने मौके की नजाकत को देखते हुए पार्टी समाप्त कर दी। सभी लोग चले गए। सरिता और अभिषेक विक्रम को उसके रूम में छोड़कर आए। पायल भी आउट हाउस की ओर जाने लगती है कि अचानक विक्रम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पायल उससे बचकर निकलने की कोशिश करती है तो उसने पायल का हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे जबरदस्ती करने लगा। पायल की चीख सुनकर सरिता और अभिषेक भी बाहर आ गए।
अभिषेक ने पायल को विक्रम से अलग किया और विक्रम को बहुत मारा। विक्रम बेहोश हो गया तो अभिषेक उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया। सरिता विक्रम के कमरे में चली जाती है। पायल अपने कमरे में जाती है और वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। तभी अभिषेक आ जाता है और पायल दौड़कर उससे लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अभिषेक उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है कि डरो मत परी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब विक्रम कमरे से बाहर नहीं आएगा। पायल ने कहा, नहीं अभिषेक, तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम सरिता के साथ हो। मैं उस दिन सब देख और समझ चुकी हूँ। अभिषेक ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि मैडम मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। पायल भौचक्का रह जाती है कि कैसा बेशरम इंसान है, खुलेआम मैडम से अपने संबंधों का इजहार कर रहा है और मुझे भी झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेशरम तो मैडम भी है, उनका जवान बेटा जो करोड़ों की संपत्ति का वारिस है, एक नौकर के हाथों उनकी आंखों के सामने पिटता रहा और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने आप को अभिषेक से अलग किया और कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुशी से निभाओ। कल सुबह मैं यहाँ से और तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अभिषेक ने कहा, नहीं परी, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं मेरे पास रहोगी। पायल ने पूछा, किस हक से तुम मुझे रोक रहे हो? अभिषेक ने कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। पायल ने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यदि नहीं तो क्या तुम मुझे रखैल की तरह रखना चाहते हो? अभिषेक हाथ उठाता है और पायल को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, चुप हो जाओ परी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पायल फिर भी चुप नहीं होती और कहती है कि ये सारी संपत्ति विक्रम की है और तुम कौन हो? उसके नौकर हो। कल सुबह जब उसे होश आएगा तो शायद वह तुम्हें कुछ ना कह सके, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरे पीछे तो सरिता की तरह कोई सरपरस्त भी नहीं है। मेरा यहाँ से चले जाना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। अभिषेक ने कहा, परी मैं हूं ना? पायल पूछती है, आखिर कब तक? अभिषेक चुप हो जाता है तो पायल ने कहा, सिर्फ जब तक तुम हो, जब तक सरिता सामने नहीं आ जाती। उनके आते ही ये परी पायल बन जाती है। जानते हो अभिषेक, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सिवाय इसके कि उसके पति या प्रेमी की जिंदगी में कोई दूसरी औरत हो। तुम दो नावों में सवार होना चाहते हो। तुम सरिता को नहीं छोड़ना चाहते हो क्योंकि वह करोड़पति है। तो मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। और मुझे नहीं छोड़ सकते हो तो मेरे साथ चलो, अब फैसला तुम्हें करना है। अभिषेक चुप होकर घुटनों के बल बैठ जाता है। पायल रोते हुए अपने कपड़े सूटकेस में रखने लगती है। अभिषेक फिर भी चुप ही रहता है। पायल अपना सूटकेस लेकर बाहर निकलती है। उसे उम्मीद है कि अभिषेक आकर उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अभिषेक वहीं घुटनों के बल बैठा हुआ है। पायल के आंसू बहने लगे और आगे बढ़ी। तभी सरिता ने उसे रोकते हुए कहा, अभिषेक को छोड़कर मत जाओ परी, वरना वह फिर कभी भी नहीं मुस्कुरा पाएगा। पायल हैरान हो गई कि सरिता उसे जाने से रोक रही है। सरिता ने कहा कि तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही हूँ? अभिषेक तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है क्योंकि उसने मुझे वचन दिया है कि वह मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। पायल ने कहा, तो मुझे जाने दो, मैं आप दोनों के बीच में आ गई हूँ। सरिता ने अभिषेक से कहा, अभिषेक तोड़ दो वचन और परी को सब कुछ सच सच बता दो। अभिषेक ने कहा, नहीं, माना कि मैं परी के बिना मुस्कुरा नहीं सकूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं। सरिता ने कहा, तुम नहीं बताओगे तो मुझे बताना होगा। अभिषेक ने कहा, नहीं, प्लीज आप मेरे खातिर चुप हो जाइए। सरिता ने कहा, नहीं, तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के खातिर अब बोलना ही होगा मुझे। अब तुम चुप रहोगे या कुछ बोलोगे? फिर सरिता ने पायल से कहा, अभिषेक मेरा बड़ा बेटा है। पायल यह सुनकर सन्न रह गई। सरिता ने आगे कहा, आज से लगभग 35 साल पुरानी बात है। तब मैं सरिता राठौर हुआ करती थी। उस समय 16 साल की थी। तभी मुझे नारायण यानी अभिषेक के पिता से प्यार हो गया। हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए और हमने चुपके से शादी कर ली। हम अपने निकाह के बारे में सबको बता पाते। उससे पहले एक ट्रेन दुर्घटना में नारायण की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पापा ने मेरा अबॉर्शन करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेज दिया और मैंने अभिषेक को जन्म दिया। उन्होंने अभिषेक को अनाथालय में भेज दिया और मुझे कहा कि मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया।
2-3 साल बाद मेरा विवाह विक्रम के पापा सुनील सोनी से हुआ। हमारी शादी के 5 साल बाद विक्रम हुआ। विक्रम के जन्म के बाद उनका भी देहांत हो गया। उनकी वसीयत के अनुसार विक्रम को 25 वर्ष का होने पर पूरी जायदाद मिलेगी, लेकिन यदि मैं दूसरा विवाह करती हूँ या दूसरा कुछ भी मामला होता है तो विक्रम को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा और सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। तो मैंने दूसरी शादी का ख्याल दिल से ही निकाल दिया और विक्रम के सहारे अपनी जिंदगी निकालने लगी। इसी तरह 12 साल गुजर गए और मेरे पापा बहुत बीमार हो गए। जब उन्हें लगा अब वह नहीं बचेंगे तो उन्होंने मुझे अभिषेक के बारे में बताया और कहा कि अभिषेक 22 वर्ष का हो गया होगा। मैं उससे मिलने के लिए व्याकुल हो गई। मैं इसे अपने पास रखना चाहती थी, इसे वह सब कुछ देना चाहती थी जो उसे बचपन में नहीं मिला। लेकिन फिर विक्रम के भविष्य का ख्याल आ गया कि अभिषेक के लिए विक्रम के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मैं अभिषेक से मिली और उसे पूरी बात बताई। हम दोनों ने मिलकर बीच का रास्ता निकाला। यह हमारी गुड़गांव वाली फर्म में एम्प्लॉय बनकर आ गया और माँ बेटे का मिलन हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक गुरुजी का स्वर्गवास हो गया और तुम बेसहारा हो गई। तुम्हें संभालने के लिए इसने तुम्हें गुड़गांव वाली फर्म में जॉब दिलवाई। पायल आश्चर्य से पूछती है कि क्या वह जॉब अभिषेक ने दिलवाई थी, तो क्या वह मेरी स्थिति के बारे में जानता था? सरिता ने कहा, हाँ, मैंने इससे कहा था यह बार बार अनाथालय में ना जाए, तो उसने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आश्रम के चौकीदार को कह दिया। वह हर महीने तुम्हारे बारे में जानकारी देता रहता। उसने ही बताया कि गुरुजी का स्वर्गवास हो गया और तुम बेसहारा हो गई हो। तब इसने तुम्हें चौकीदार के द्वारा गुड़गांव वाली फर्म में जॉब दिलवाई। तुम्हारा प्यार अभिषेक के लिए बढ़ता ही जा रहा था। मैं बहुत घबरा गई कि अभिषेक फिर मुझसे बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि हम तुम्हें यह सब नहीं बता सकते थे। मैंने अभिषेक को गुड़गांव से दिल्ली बुला लिया ताकि तुम अभिषेक को भूल जाओ। सब कुछ योजना अनुसार ही चल रहा था कि किसी ने इसे देहरादून में देखा और तुम्हें बता दिया। तुम बिना सोचे समझे अपनी जॉब छोड़कर देहरादून आ गई। वहाँ कई दिनों तक अभिषेक की तलाश में भटकती रही और तुम्हारे पास के पैसे भी समाप्त होने वाले थे। तब अभिषेक ने तुम्हें सरिता इंटरप्राइजेज लिमिटेड में पर्सनल असिस्टेंस की आवश्यकता है ऐसे विज्ञापन वाला समाचार पत्र दिलवाया था। पायल फिर चौंक गई और उसने पूछा कि क्या वह विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था? सरिता ने कहा, हाँ, वह एक प्रिंट था जो तुम्हें दिया गया था। तुमने अपनी परेशानी में ध्यान नहीं दिया। तुमसे एक भी प्रश्न काम से संबंधित नहीं पूछा गया था, क्योंकि वह जॉब तुम्हें ही देनी थी। ऐसा मैंने अभिषेक को वचन दिया था। तुम्हें जॉब तो दे दी, लेकिन मुझे उसी डर ने वापस घेर लिया कि तुम अभिषेक को मुझसे दूर ले जाओगी। अभी विक्रम के 25 साल होने में 8 महीने बाकी थे। मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था आउट हाउस में करवाई ताकि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो। उसके बाद जो हुआ तुम सब जानती हो। मैं अभिषेक के मुंह में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा अभिषेक जवान है। उसके दिल में भी लाखों अरमान हैं। उसका भी एक सपना है कि एक प्यारी सी पत्नी हो और बच्चे हों। मैं गुस्से और अवसाद में 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी हूँ, इसलिए वह डरता है और मैं जो बोलती हूँ उसे सिर झुकाकर मानता है। आज विक्रम की हरकत ने मुझे एहसास करवाया कि मेरे अभिषेक की भी कुछ इच्छाएं हैं और मुझे उसे इतनी आज़ादी तो देनी ही चाहिए कि वह उन्हें पूरा कर सके। अभिषेक, मेरे बच्चे, इधर आओ। अभिषेक उठकर पास में आता है। सरिता ने कहा, परी तुम दूर क्यों खड़ी हो, हमारे पास आओ। पायल पास में आती है। तब सरिता ने अभिषेक का हाथ पायल के हाथों में देकर कहा, परी, मेरा अभिषेक बहुत ही भोला है, इसे संभाल कर रखना। पायल शर्म के कारण नजरें नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि वह अपनी सोच पर शर्मिंदा है। क्या एक बेटा अपनी माँ की गोद में सर रखकर नहीं बैठ सकता है? या एक माँ अपने बेटे को उसकी गलती पर सजा नहीं दे सकती है? या एक बेटा अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांग सकता है? उसे अपनी संकुचित मानसिकता पर हैरानी हो रही है। तभी अभिषेक ने कहा, परी, अगर मैं तुम्हारे अपराधों के आरोपों से मुक्त हो गया हूँ तो प्लीज़ मुझे गले से लगा लो। पायल ने अभिषेक को गले से लगा लिया और अभिषेक से माफ़ी मांगी और सरिता से भी माफ़ी मांगी। पायल और अभिषेक की आंखें अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगी।